विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 1, खोज का इनाम। अगर आप इसे स्वीकार करें सर, सिपाही ने कहा, एक 5 का सिक्का उस फटेहाल आदमी के हाथ में दबाते हुए, तो आपके पास जीविका का प्रत्यक्ष साधन होगा और मुझे आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने थोड़ी झिझक के साथ जो दिलचस्प थी जोड़ा, मुझे आपसे आगे बढ़ने को कहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। प्रतीक भाई, दक्षेश भाई पटेल, कर्नल दक्षेश भाई, प्रमोद भाई पटेल, एक सामंत, दी टावर, सैंक्चुअरी, बॉम्बे के इकलौते पुत्र गहरे लाल हो गए। उन्होंने सिक्का अपनी पतलून की जेब में डाल लिया और अपने उपकारकर्ता की ओर मुस्कुराए। धन्यवाद दीनबंधु, उन्होंने कहा, यह आपकी असाधारण कृपा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं सर। उस आदमी की झिझक और बढ़ गई। आपने मुझे 5,000 दिए थे जिस रात आपकी शादी हुई थी। वह कुछ और कहने को हुआ, पर फिर खुद को रोक लिया और युवक की अगली बात से साफ जाहिर था कि वह पुरानी यादों के मूड में बिल्कुल नहीं था। बताइए, भाड़ में जाए ऐसी जगह, मैं आखिर कहां बैठूं जहां से मुझे फिर भगाया न जाए। सिपाही ने मरीन ड्राइव की ओर घबराकर देखा, जहां से अभी ही इंस्पेक्टर की सजी संवरी आकृति धीरे धीरे आ रही थी। चौपाटी से थोड़ा हटकर उसने जल्दी से बुदबुदाया, वहां आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। शुभ रात्रि सर। अंतिम शब्द विदाई जैसे थे। इंस्पेक्टर लगभग उनके पास पहुंच ही गया था। प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल ने अपनी फटी पुरानी टोपी आंखों पर खींच ली, कंधे सिकोड़कर वालकेश्वर की ओर घिसटते हुए चल पड़ा। उसका जीविका का प्रत्यक्ष साधन अकेली सुरक्षित जेब में पड़ा था, उस सूट की जेब में जो कभी बड़े आदर से उस दर्जी के हाथों से निकला था जिसकी दुकान के पास से वह अभी अभी गुजरा था। वह चौपाटी पार कर वालकेश्वर की ओर मुड़ गया। थोड़ी सी आधी रात के बाद का वक्त था और चौड़ी सड़क लगभग सुनसान थी। कुछ लोग मौज मस्ती से लौट रहे थे, कुछ टैक्सियां थीं और कभी कभार कोई देर रात की बस। प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल ने फुटपाथ के अंदरूनी हिस्से को चुना, जितना हो सके परछाई में रहने की कोशिश करता हुआ। शहर की गर्मियों की गंध, गर्म और थोड़ी सी केमिस्ट की दुकान जैसी सुगंध उसे परिचित लगी और उसकी थकावट के बावजूद उसके कदमों में एक अधीरता थी। वह खुद पर बेहद नाराज था। यह परिस्थिति असंभव, भावुकतावादी और हास्यास्पद थी। बूढ़े दीनबंधु ने उसे एक 5 का सिक्का दिया था ताकि उसे उसके ही दरवाजे पर आवारा मानकर गिरफ्तार होने से बचाया जा सके। यह अकल्पनीय था। वह पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, लेकिन चौपाटी में वड़ा पांव की दुकान के बाहर कॉफी स्टॉल को बिना देखे ही निकल गया। उसे दोपहर 4 बजे के करीब भूख लगनी बंद हो गई थी और वह इस राहत से हैरान और आभारी था। जो चक्कर आने जैसा एहसास उस भूख की जगह आया था, वह उसे कहीं बेहतर लगा। फुटपाथ उसके पैर के उस हिस्से के लिए गर्म था जो एक महंगे जूते में बने छेद से सीधे जमीन को छू रहा था, और वह लंगड़ाने लगा था जब वह मारवाड़ी समाज की पुरानी इमारत के पास से मुड़ा और 5 मिनट की ओर थकी हुई चहलकदमी के बाद खुद को एक अस्त व्यस्त से चौक में पाया, जिसके फर्श वाले केंद्र को गंदे चिनार के पेड़ की 2 कतारें काटती थीं। उन पेड़ों के नीचे गर्मियों के दिन की गंदगी के बीच कुछ जर्जर लकड़ी की बेंचें थीं। इधर उधर कुछ संदिग्ध से गठरी जैसे लोग पड़े थे, लेकिन 2 बेंचें खाली थीं। प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल ने वह चुनी जो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे और बाकी सबसे अलग थी। वह उस पर बैठ गया और पहली बार उसे अपनी थकावट की पूरी गहराई का एहसास हुआ। सिर के ऊपर धूल भरे पत्तों में एक सिहरन दौड़ गई और जैसे ही उसने चारों ओर नजर डाली, उसे एक अजीब सी आशंका ने घेर लिया, जिसे केवल रात की ठंडी हवा से नहीं समझाया जा सकता था। एक कार चौक से गुजरी और बस स्टैंड के पार समुंदर पर से एक टगबोट की उदास गर्जना आई। दूसरी बेंचों पर पड़ी गठरियों में कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन उस लड़के को, जो एक कल्पनाशीलता से रहित नस्ल का शायद सबसे कम कल्पनाशील सदस्य था, ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण घटने वाला है,
या शायद हो ही रहा है चारों ओर। एक ऐसा एहसास जिसे शायद आंशिक भुखमरी और आसन्न तूफान से समझाया जा सकता है। उसने अपनी टोपी उतारी और अपनी हल्की सुनहरी बालों में उंगलियां फिराईं, जिनकी लगातार बढ़ती लंबाई उसे बहुत खलती थी। वह एक गठीला, ताकतवर युवक था, जिसकी उम्र 20 के आसपास रही होगी, भारी लेकिन आकर्षक चेहरे के साथ, और आमतौर पर एक जिद्दी संकल्प भरे भाव में रहता था। एक विशुद्ध गुजराती प्रकार जो इस समय अपनी कुछ अस्वाभाविक दुबलेपन के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय लग रहा था, जिसने उसकी हड्डियों की मोटाई को और उभारा हुआ था। उसने एक लंबी सांस ली, अपने कोट की कॉलर ऊपर की और अपने पैर उस बेंच पर रखने ही वाला था जो तरह तरह के कागजी थैलों, संतरे के छिलकों और सिगरेट के डिब्बों से भरी पड़ी थी। तभी वह रुक गया और सीधा बैठ गया, सामने जमीन की ओर घूरता हुआ। उसे एक तेज, गर्म लहर अपने ऊपर से गुजरती महसूस हुई। एक अजीब सी झटका देने वाली अनुभूति हुई, जिससे उसका दिल एकदम घबरा उठा। वह अपने ही नाम की ओर देख रहा था, जो एक फटे पुराने लिफाफे पर लिखा हुआ था, जो दूसरी कचरा पटक चीजों के बीच उलटा पड़ा था। उसने उसे उठाया और देखा कि उसका हाथ कांप रहा है। यह देख वह खुद हैरान रह गया। नाम में कोई शक नहीं था, प्रतीक भाई दक्षेशभाई पटेल, साफ साफ लिखा हुआ किसी अनजान हस्तलिपि में। उसने लिफाफे को पलटा। यह महंगे किस्म का था और खाली था, ऊपर से किसी अधीर हाथ से फाड़ा गया प्रतीत होता था। वह कुछ पल उसे घूरता रहा और एक तरह की अवास्तविकता की भावना ने उसे जकड़ लिया। पता था, मुंशी बॉम्बे, जो पूरी तरह उसके लिए अनजाना था, वह उसे ऐसे घूरने लगा जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने बदल जाएंगे, लेकिन वे स्पष्ट और अचूक बने रहे। प्रतीक भाई दक्षेशभाई पटेल। पहले तो उसे यह सोचने की जरूरत ही नहीं लगी कि यह नाम उसका नहीं हो सकता या यह लिफाफा उसके लिए नहीं था। प्रतीक भाई दक्षेशभाई पटेल एक असामान्य नाम था और इसके साथ जुड़े ये अजीब से प्रारंभिक अक्षर इसे इतना अनूठा बना देते थे कि यह किसी और का हो ही नहीं सकता था। उसने उस हस्तलिपि को ध्यान से देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसका मन इस अविश्वसनीय संयोग को स्वीकार कर चुका था, जिसने उसे ठीक इस बेंच तक पहुंचाया, इस चौक में, और उसे वह एकमात्र लिफाफा उठाने के लिए प्रेरित किया जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने अपने पैरों के पास की गंदगी में उस लिफाफे की सामग्री खोजने की निष्फल कोशिश की, लेकिन एक अच्छी तरह की तलाश के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस लिफाफे के अलावा वहां कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वह लेखन शैली उसे परेशान कर रही थी। वह विशिष्ट थी, चौकोर, भारी नीचे की ओर जाने वाले स्ट्रोक्स और तेज यूनानी अक्षर ई, एक ऐसी हस्तलिपि जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उसने अपनी नजर डाक की मोहर पर डाली और उसके चेहरे पर छाया भ्रम अब पूर्ण आश्चर्य में बदल गया। दिनांक थी 15 जून और आज थी 19 तारीख, यानी यह पत्र सिर्फ 4 दिन पुराना था। उसे किसी पते का पता हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। फिर भी उसे पूरा यकीन था, और यह बात ही किसी रहस्यमय ढंग से विचलित कर देने वाली थी कि किसी ने उसे पत्र लिखा था और किसी और ने वह पत्र प्राप्त किया, और फिर वह लिफाफा फेंक दिया गया जिसे अब उसने खुद उठाया था। किसी संयोग की सबसे असाधारण बात यह होती है कि जब वह घट जाता है तो आदमी उसे नाम देता है, स्वीकार करता है और फिर उसे वहीं छोड़ देता है। पटेल सड़क दीपक के नीचे धूल भरी बेंच पर बैठा रहा और लिफाफे को देखता रहा। उसके सिर के ऊपर पत्तों की सरसराहट तेज हो गई थी और एक अनिश्चित हवा चौक में गूंजती हुई बहने लगी थी। कुछ ही मिनटों में बारिश होने वाली थी। एक बार फिर उसे वह अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी नाटक के ठीक बाहर खड़ा हो जो उसके बहुत पास घट रहा हो। उसे यह भावना पहले भी आज रात महसूस हुई थी। पिछले कुछ दिनों में कई बार यह बेचैनी की लहर उस पर छाई थी, चाहे दोपहर के चरम समय में भीड़ भरी सड़कों में या रात को शहर की अंधेरी गलियों में जहां वह सोने की कोशिश करता था। अनुभवी अपराधी इस अनुभूति को पहचानते हैं। यह एक तरह का सहज ज्ञान होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। लेकिन युवा पटेल न तो कोई अपराधी था और न ही वह किसी चीज में खास अनुभवी था, सिवाय विवाह के दुर्भाग्यपूर्ण पहलुओं के। उसने एक बार फिर
उस लुभावने लिफाफे पर लिखे पते की ओर देखा। मुंशी बॉम्बे। यह जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं थी, उसने सोचा, और वहां जाकर खुद पता लगाने की तीव्र इच्छा उसके भीतर उठी। क्या वास्तव में वह दुनिया में अकेला प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल था, या यदि वह सचमुच अकेला था तो फिर कौन उसका नाम लेकर उसकी पहचान अपना रहा था। हालांकि उसका स्वभाव रूढ़िवादी था, और शायद अगर यह घटना सामान्य परिस्थितियों में घटी होती तो वह कंधे उचकाकर इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लेता। लेकिन इस समय वह पूरी तरह से बेसहारा था। एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह से निराश्रित हो, वह हवा में उड़ती पराग की तरह होता है। कोई भी हल्की सी हवा उसे नई दिशा में बहा सकती है। उसका समय और ऊर्जा उसके लिए बेकार थी, कुछ भी करने लायक लग रहा था। इसलिए जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह चौक पार कर चल पड़ा। उसके पीछे तूफान उठ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे वहां क्या मिलेगा, लेकिन वह लिफाफा जैसे उसे खींच रहा था। उसने अब अनुमान लगाना छोड़ दिया और तेजी से चलने लगा। धारावी सुबह के शुरुआती घंटों में पूरे केंद्र से थोड़ा पश्चिम दिशा में बॉम्बे का सबसे बदबूदार और संदिग्ध इलाकों में से एक है, और यह कुछ कहने जैसा है। और उस युवक की फटी पुरानी अस्त व्यस्त हालत शायद इकलौती थी जो वहां के कुछ जागे हुए निवासियों का ध्यान आकर्षित नहीं करती। आखिरकार उसे 2 पुलिस वाले दिखाई दिए, जिनसे उसने रास्ता पूछा, और साथ ही उसने अपने साथी का सिक्का चुनौती भरे अंदाज में मुट्ठी में दबाए रखा। उन्होंने उसे अपने विशेष शांत और सर्वज्ञ भाव से दिशा बताई, और धीरे धीरे वह एक गंदी खराब रोशनी वाली सड़क पार कर रहा था, जिसके दोनों ओर सबसे घटिया दर्जे के लॉजिंग हाउस और धूल से अटी पड़ी छोटी दुकानों की कतार थी, जहां सब कुछ सेकंड हैंड लगता था। नंबर 32 एक कुछ गिनी चुनी दुकानों में से एक निकली जो अभी भी खुली थीं। यह एक भोजनालय था, इस इलाके के लिए भी अस्वास्थ्यकर, और इसमें जमीन के स्तर तक पहुंचने के लिए फुटपाथ से लगभग 18 इंच नीचे उतरना पड़ता था। यहां तक कि प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल, जो अब शायद सबसे बेपरवाह आदमी था, अंदर जाने से पहले झिझक गया। दुकान के आधे कांच वाले दरवाजे पर सस्ते विज्ञापनों के पोस्टर चिपके हुए थे, जूतों की पॉलिश और एक प्रकार की टॉफी के। भीतर की रोशनी गंदे चिकने कागज से होकर मुश्किल से छनकर बाहर आ रही थी। पटेल ने एक बार फिर लिफाफे की ओर देखा और तय किया कि इसमें कोई शक नहीं था कि यही उसका गंतव्य था। नंबर 32 ए दरवाजे के ऊपर एक सफेद इनामेल की पट्टी पर लिखा था, और मुंशी नाम दुकान के सामने 1 फुट ऊंचे अक्षरों में उकेरा गया था। एक बार फिर उसे अपनी इस खोज की मूर्खता का पूरी तरह से एहसास हुआ, और वह कुछ पल रुका, लेकिन फिर सोचा कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, और उसकी उत्सुकता शांत नहीं हो रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे में उतर गया। भीतर की बसी हुई गंध और भाप से भरा वातावरण इतना घना था कि कुछ क्षणों के लिए वह देख ही नहीं पाया कि वह कहां है। वह कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा, धुंध में झांकने की कोशिश करता रहा, और अंततः उसने एक लंबा मैला सा कमरा देखा, जिसके दोनों ओर ऊंची चिकनी और चिकनाई से भरी बेंच जैसी सीटें थीं जो खाली प्रतीत हो रही थीं। कमरे के दूर छोर पर टेबलों के बीच की गली के अंत में एक काउंटर था और एक खाना पकाने का चूल्हा, जिससे अधिकतर वह गंध निकल रही थी। उस पाक वेदी की ओर वह युवक बढ़ा, लिफाफा अपनी कोट की जेब में कसकर पकड़े हुए। वहां कोई नजर नहीं आया, इसलिए उसने अनिश्चित भाव से काउंटर पर हल्के से थपथपाया। तुरंत ही चूल्हे के दाहिने ओर एक दरवाजा झटके से खुला और एक विशालकाय आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे से ज्यादा उदास चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक छोटा सा मेजपोश उसकी कमर के चारों ओर एप्रण की तरह बंधा हुआ था, और उसकी मजबूत भुजाएं कोहनी तक नंगी थीं। बाकी के लिए उसका सिर गंजा था और उसकी नाक की हड्डी को कोई अपूरणीय क्षति पहुंच चुकी थी। उसने उस युवक को दुख भरी आंखों से देखा। अब खाने का ख्याल आया है? उसने दुख के स्वर में कहा, जो गुस्से से ज्यादा खेद से भरा था, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। चावल और दाल के सिवा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं खुद आखिरी सूखी रोटी खा रहा हूं। पटेल को उसकी यह उदास मगर विनम्र बातचीत कुछ राहत देने वाली लगी।
काफी वक्त हो गया था जब किसी भोजनालय वाले ने उससे मानवीय व्यवहार किया हो। उसने जेब से लिफाफा निकाला और आदमी के सामने काउंटर पर फैला दिया। देखिए, उसने कहा, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उस उदास चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। वह विशाल आदमी उस लिफाफे को कुछ देर तक इस तरह घूरता रहा जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं हो और उसे समझ नहीं आ रहा हो कि यह किसी ध्यान देने योग्य वस्तु है या नहीं। फिर अचानक मुड़कर उसने सीधे लड़के की आंखों में देखा और परिस्थिति के अनुसार एक बेहद असामान्य टिप्पणी की। समझ गया, उसने स्पष्ट स्वर में और कुछ ज्यादा ही सोच समझकर कहा, तुम लंबा रास्ता चुनते हो। पटेल उसे घूरता रह गया। उसे लगा कि कोई उत्तर अपेक्षित है, कि इन शब्दों का कोई अर्थ है जो उसके समझ से परे है। उसने असहज होकर हंसी हंसी में कहा, मैं ठीक से समझा नहीं। उसने कहा, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि मैं भटक रहा हूं, लेकिन मैं यहां इस लिफाफे के बारे में पूछताछ करने आया हूं। क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? बड़े आदमी ने पटेल को ऐसा लगा जितनी मुस्कान उसके चेहरे की बनावट में संभव थी उतनी मुस्कुराने की कोशिश की। मान लो कि देखा है, उसने सावधानी से कहा। तो फिर? बस यह कि यह लिफाफा मुझे संबोधित है और मैं जानना चाहता हूं कि इसे खोला किसने। पटेल ने संक्षेप में कहा। क्या आप बता सकते हैं कि इसे किसने लिया था? क्या यह नाम तुम्हारा है? बड़े आदमी ने अपनी भारी उंगली लिफाफे पर लिखे नाम पर रखते हुए पूछा। मान लो तुम साबित न कर सको तो? पटेल का चेहरा लाल पड़ गया और वह असहज हो गया। अगर आपका मतलब यह है कि कोई मेरी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता, तो हां, मैं किसी को नहीं ला सकता और मेरे पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं है। लेकिन, उसने जोड़ा, अगर आप मेरे दर्जी की बात पर भरोसा करें तो कोट के अंदर टैग पर मेरा नाम है। उसने अपने जर्जर कोट की बटन खोली और अंदर की छाती की जेब के किनारे को मोड़कर दिखाया, जहां दर्जी का लेबल लगा था, जिस पर स्याही से उसका नाम और तारीख लिखी थी। उत्सुकता में वह यह भी भूल गया कि यह परिस्थिति कितनी अजीब और विरोधाभासी थी। उदास आदमी ने लेबल पढ़ा और फिर अपने आगंतुक को संदेह भरी निगाहों से देखा। मालूम होता है ये तुम्हारे लिए ही बना था, उसने कहा। पटेल ने अपना कोट बटन किया। मैं दुबला हो गया हूं, उसने संक्षेप में जवाब दिया। ठीक है, बुरा मत मानो, दूसरे ने कहा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, कुछ नहीं करेंगे। मेरा नाम लुग है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम्हारे लिए एक और चिट्ठी है। वह भारी शरीर से मुड़ा और पीछे की अलमारी पर कपों और प्लेटों के बीच कुछ खोजने के बाद वह एक वैसा ही लिफाफा लेकर लौटा जैसा पटेल ने काउंटर पर रखा था। यह अभी तक खुला नहीं था। युवक ने उसे पूरी तरह से चकराए हुए भाव से लिया। वह मुहर तोड़ने ही वाला था कि वह सज्जन, जिन्होंने अभी अभी इतने अनौपचारिक और मित्रतापूर्ण ढंग से अपना परिचय दिया था, ने उसके कंधे पर ठपठपाया। मेरा कहना है, जाकर बैठ जाओ, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कॉफी और 2 जेप्सिने स्मोक स्क्रीन लेकर आता हूं। इस समय रात में मुझे खुद भी कुछ खाने की तलब लगती है। मेरे पास बस एक 5 का सिक्का है, पटेल ने झिझकते हुए कहना शुरू किया। मिस्टर लुग ने अपनी भौहें उठाईं। एक 5 का सिक्का? उन्होंने कहा। तुम सोचते हो कि तुम द चेशायर चीज में डिनर करने आए हो? बैठो मेरे लड़के, मैं तुम्हें 3 रुपये में शानदार भोजन दूंगा। फिर तुम्हारे पास दिखने वाले साधन भी होंगे और आपातकाल के लिए 2 रुपये बचेंगे। पटेल ने वैसा ही किया जैसा कहा गया। वह चिकनी बेंच पर धीरे से बैठा और एक टेबल के सामने बैठ गया, जो एक साफ अखबार से ढकी हुई थी। उसने मोटे लिफाफे को बेढंगे हाथों से फाड़ा। इस जगह की गंध ने उसकी भूख को फिर से जगा दिया था और उसके सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। 3 वस्तुएं मेज पर गिरीं, 2 50 के नोट और एक नक्काशीदार कार्ड। वह कार्ड को अचंभे में घूरता रह गया। श्री भैरवनाथ मुखर्जी घर पर हैं और उसके नीचे अब पहचानी जा चुकी चौकोर लिखावट में, किसी भी रात 12 बजे के बाद ज्ञानवर्धक बातचीत, बियर, हल्की वाइन और छोटे गुलाबी केक जरूर आइए। पता छपा हुआ था, 17 कोलाबा पुलिस स्टेशन, कोलाबा कॉजवे, कोलाबा, बॉम्बे। प्रवेश बाएं, पुलिस स्टेशन के पास से। पीछे पेंसिल से लिखा था,
कृपया इस अस्थायी और असभ्य कर्ज को माफ करें। जितनी जल्दी हो सके आओ, जरूरी है, ख्याल रखना। भैरवनाथ मुखर्जी। प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल ने कार्ड को बार बार पलटकर देखा। पूरा प्रसंग अब किसी कल्पना जैसा लग रहा था। इसमें एलिस इन वंडरलैंड की सी अजीब सी परिखटाओं वाली हवा थी और उसके मन में एक क्षण को यह ख्याल भी आया कि शायद वह किसी सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है और ये सब किसी दवा के असर का परिणाम है। वह अभी भी उस अजीब संदेश को पढ़ ही रहा था कि वह उदास लेकिन थोड़ा काल्पनिक सा मिस्टर लुग एक ट्रे लेकर आया और वह शायद उसकी नजर में भोज का स्वरूप था। पटेल ने जो कुछ भी उसके सामने रखा गया उसे शुक्रगुजारी और वास्तविकता के बढ़ते एहसास के साथ खा लिया। जब वह खा चुका तो उसने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। कहिए, उसने पूछा, क्या आपने कभी श्री भैरवनाथ मुखर्जी का नाम सुना है? आदमी की छोटी आंखें उसे गंभीरता से देखती रहीं। कुछ सुना सुना लगता है, उसने कहा, लेकिन ठीक से पहचान नहीं पा रहा। उसके चेहरे की जिद्दी शून्यता ने पटेल को बता दिया कि आगे कुछ पूछना व्यर्थ होगा। एक बार फिर पटेल ने कार्ड और दोनों नोट उठा लिए। आपको कैसे पता चला? वह अचानक बोल पड़ा कि यह चिट्ठी मुझे ही मिलनी चाहिए। मिस्टर लुग ने कंधे के ऊपर से दूसरे लिफाफे की ओर देखा। उस पर तुम्हारा नाम है ना? उन्होंने कहा। तुम्हारे कोट के अंदर भी वही नाम है, तुमने दिखाया था। हां, ये तो है, प्रतीक भाई ने धैर्य से कहा। लेकिन आपको कैसे यकीन है कि मैं ही प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल हूं? हे भगवान, क्या यह पूरा नाम है? मिस्टर लुग प्रभावित हुए। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे लड़के। ऐसा नाम देने वाली 2 माएं नहीं होंगी इस दुनिया में। यह तुम्हारा न्योता है, इसमें कोई शक नहीं। चिंता मत करो, मैं तो कहता हूं निकल लो, देर हो रही है। पटेल ने फिर कार्ड को देखा। यह पागलपन ही था, बेशक, लेकिन अब तक वह इतना दूर आ चुका था कि अब पीछे हटना तर्कहीन लगता। इस विचार को दृढ़ करने के लिए उसने अपनी नई दौलत से भोजन का भुगतान किया, मेजबान को दिल खोलकर टिप दी और उस सुनसान भोजनालय से निकलते हुए शुभरात्रि कहा। जब वह बाहर दरवाजे पर पहुंचा और फुटपाथ पर खड़ा हुआ, तभी उसे परिवहन की समस्या का ध्यान आया। कुलाबा पुलिस स्टेशन तक का रास्ता कम से कम 20 मील था और भले ही अब उसकी भूख मिट चुकी थी, वह अब भी बेहद थका हुआ था और स्थिति को और अधिक असुविधाजनक बनाने के लिए समय भी काफी देर हो गया था और बारिश भी गुस्से से झमाझम हो रही थी। वह वहीं खड़ा हिचक रहा था जब उसके पीछे से पहियों की आवाज सुनाई दी। टैक्सी, सर? पटेल ने राहत की सांस ली, आदमी को कार्ड पर लिखा पता दिया और गर्म चमड़े की सीटों वाली टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही वह गद्देदार सीटों में ढसा, उसे फिर से एक सुकून और आराम की अनुभूति होने लगी। टैक्सी गीली चमचमाती सड़कों पर दौड़ रही थी, जिन पर वह 1 घंटे पहले तक थक थक कर चला था। कुछ देर तक उसने उस अद्भुत निमंत्रण के बारे में सोचा जिसे उसने बिना सवाल के स्वीकार कर लिया था। कार्ड वाकई एक मजाक जैसा लगता था, लेकिन एक भूखे आदमी के लिए 2 50 के नोट मजाक नहीं होते, और जब उसके पास खोने को कुछ नहीं था तो उसे लगा कि क्यों न इस रहस्य की तह तक जाया जाए। इसके अलावा वह जिज्ञासु भी था। उसने कार्ड जेब से निकाला और मीटर की रोशनी में उसे पढ़ने के लिए झुका। उसे मुश्किल से पीछे की लिखावट दिखी। जितनी जल्दी हो सके आओ, जरूरी है, ख्याल रखना। आखिरी 2 शब्द उसे उलझा गए। उस परिस्थिति में ये इतने हास्यास्पद लग रहे थे कि वह लगभग हंस ही पड़ा। उसी क्षण टैक्सी रोड में दाईं ओर मुड़ी और उसे एक शांत, पेड़ों से घिरी मिंट रोड की झलक मिली, और ठीक तभी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे एक झटका सा महसूस हुआ कि रात के 3 बजे 90 फीट रोड धारावी में यूं ही टैक्सी मिल जाना 1 लाख में एक संभावना थी, और दूसरा, उसके मौजूदा भिखारी जैसे हालात में कोई आम टैक्सी ड्राइवर उसे ग्राहक समझे, यह बात खुद में हास्यास्पद थी। उसने आगे झुककर दरवाजों पर हाथ फेरा। कोई हैंडल नहीं था, खिड़कियां भी बंद लग रही थीं। वह चौंका जरूर, लेकिन खुद पर थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ कि वह खुद को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में देख रहा था। उसने जोर से ड्राइवर की खिड़की पर थपथपाया, लेकिन पटेल के देखते ही देखते ड्राइवर ने झुककर
स्टीयरिंग पर हाथ रखा और एक्सीलरेटर को जोर से दबाया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।